नमस्कार छात्रों। आज हम आपके लिए हाजिर हैं जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा है कक्षा 8 की, उसका विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र 7। ये लास्ट मॉडल प्रश्न पत्र है। हमने जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र हमारे को प्राप्त हुए थे उनका सारों का हल करवा दिया है। सारों को आप जो हमारा चैनल है उसके ऊपर देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो यहाँ मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए हम खाद मिलाते हैं। अगला प्रश्न है बुआई के लिए काम में आने वाला उपकरण है। तो यहाँ बुआई किससे करेंगे? हम सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करेंगे। तीसरा प्रश्न है किस गैस के कारण पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो पॉप ध्वनि उत्पन्न होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस के कारण। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौसम परिवर्तन के कारण प्राणियों पर एक निश्चित समय पर सुदूर क्षेत्रों में जाना क्या कहलाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है अपनी प्रवास, माइग्रेशन इसको बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है शरीर के किस भाग में शिशु का विकास होता है। तो यहाँ पर जो जनन वाला पार्ट है वहाँ से ये आया है, तो शिशु का विकास यहाँ हो जाएगा गर्भाशय के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है किस संरचना या भाग में कंपन के कारण हम सुन पाते हैं। तो कहाँ कंपन होते हैं जिसके कारण हम सुन पाते हैं। तो यहाँ देखिए जो कर्णपटल है ईयर ड्रम, तो वहाँ कंपन होने के कारण हम सुन पाते हैं। अगला है लोहे को संक्षारण से, यहाँ ये मिस प्रिंट है, लोहे को संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए हम लोहे पे किसका लेप करते हैं। तो यहाँ जिंक आ जाएगा। और ब्रेल लिपि के जो जनक है वो यहाँ लुई ब्रेल आ जाएंगे। शिकारी जो तारामंडल है वो कौन सा है। तो शिकारी जो तारामंडल है यहाँ वो हो जाएगा ओरायन। अगला प्रश्न हमारा है वन महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है। तो ये आ जाएगा जनवरी में। मोमबत्ती में ज्वाला के जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं? 3। अब अगला प्रश्न है केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 जो है वो है केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। तो जो केंचुआ होता है अर्थवर्म कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अर्थवर्म सामान्यतः मिट्टी में पाया जाता है और मिट्टी ही खाता है तथा पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो खाता है। और उसके खाने के पश्चात जो अपना मल त्याग है वो मिट्टी में करता है, जिससे कि मिट्टी है वो इसकी जो गोलियां होती है इनकी गोलियों के रूप में मल त्याग करता है ये अपना मल। तो ये गोलियां जो नाइट्रोजनी पदार्थ है उनकी पूर्ति कर देती है मिट्टी में। साथ ही जो केंचुआ है वो मिट्टी में रहता है, इससे जो मिट्टी है वो बिल्कुल पोरस हो जाती है, बिल्कुल वायु से लेस हो जाती है, वायु उसमें भरी रहती है, जिससे कि पेड़ पौधों की जड़ों को वायु है वो अच्छी मात्रा में मिल पाती है, होली हो जाती है। तो कुल मिला के जो केंचुआ है वो एक पैदावार बढ़ाने का काम करता है और पैदावार बढ़ाने से ये केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। अगला प्रश्न हम यहाँ देखेंगे प्लास्टिक के 2 गुण या विशेषताएं बताइए। तो प्लास्टिक के बिना आजकल की जो कल्पना है वो करना बिल्कुल बेकार है। देखो प्लास्टिक से बनी वस्तुएं एक तो सरलता से उपलब्ध हो जाती है, दूसरी बात प्लास्टिक से बनी वस्तुएं सुलभ होती है, सस्ती होती है और बहुत सारे गुण हैं जो प्लास्टिक में पाए जाते हैं। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कुचालक होती है, इसलिए हम जो वायर वगैरह बनाते हैं उनमें इसका प्रयोग ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर का, तन्यता किसे कहते हैं।
तो तन्यता का गुण जो है वो मेटल में पाया जाता है, धातुओं में। और धातु का जो तार खींचने का गुण है, धातुओं को हम पीट पीट कर चद्दर बना सकते हैं, तार खींच सकते हैं, ये गुण होता है तन्यता। उसके बाद में है 15वां प्रश्न, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में दो दो उदाहरण दीजिए। तो वनस्पति जगत जैसे पेड़ पौधे हैं और प्राणी जगत, तो यहाँ दो दो उदाहरण देने हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल से उदाहरण हम दे सकते हैं, पेड़ पौधों के उदाहरण दे सकते हैं और यहाँ एनिमल्स के उदाहरण दे सकते हैं। वनस्पति में प्लांट्स का नाम ले सकते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है। और प्राणी जगत में एनिमल्स का नाम ले सकते हैं, जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, ये सारे के सारे हम बता सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 16 नंबर का, कि शुक्राणु और अंडाणु में एक समानता और एक असमानता बताइए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं समानता की। तो समानता में तो यही हो जाएगा कि शुक्राणु भी अगुणित होता है और अंडाणु भी अगुणित होता है। अगुणित का मतलब ये एन होता है। और असमानता की बात करें तो शुक्राणु है वो मेल में होता है, अंडाणु है वो फीमेल में गेमीट का कार्य करता है। गेमीट को हम बोलेंगे यहाँ युग्मक। एन और एन जो मिलकर ये बना लेंगे 2n, जो हमारा जाइगोट होता है वो 2n होता है। तो ये सारा का सारा कार्य यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिकांश मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखो, बॉल बेयरिंग है वो मेनली क्या काम आती है, जो घर्षण है उसको कम करने के लिए काम आते हैं। बॉल बेयरिंग में ग्रीस वगैरह दिया रहता है, जिससे मशीनों का जो घर्षण है वो कम होता है और मशीनों की जो आयु है वो बढ़ जाती है। इसलिए घर्षण को कम करने के लिए तथा आयु बढ़ाने के लिए बॉल बेयरिंग का काम किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ध्वनि के महत्वपूर्ण दो गुण बताइए। तो यहाँ देखिए, ध्वनि के गुणों की बात हम करते हैं तो मेनली जो ध्वनि के गुणों में कंपन का आयाम, ध्वनि किसके कारण होती है, कंपन के कारण होती है। तो हम यहाँ आयाम और आवर्तकाल दोनों के नाम लिख सकते हैं, आवृत्ति का भी नाम लिख सकते हैं। ये छोटा प्रश्न है तो इसका हम जवाब दे सकते हैं। प्रबलता और तारत्व, ये भी दोनों ध्वनि के ही गुण हैं। ध्वनि का जो मात्रक है वो डेसिबल होता है, प्रबलता का मात्रक है वो डेसिबल होता है, हम जानते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, बहुलक किसे कहते हैं। दो बहुलक, पादप बहुलकों के नाम बताइए। तो देखिए, बहुलक होता है पॉलीमर। पॉलीमर को समझने के लिए देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बहुलक, ये जो मनकों की माला है और ये कागज क्लिप को जोड़कर एक बड़ी श्रृंखला बनाई गई है। तो ये मनकों की माला है, इसमें एक एक मन का पिरोकर एक बड़ी माला बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुलक में भी छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बना लेती है, जिसको हम बहुलक कहते हैं। देखो, बहुलक प्राकृतिक भी होते हैं और संश्लेषित भी होते हैं। प्राकृतिक जो बहुलक होते हैं उनका मुख्य उदाहरण है हमारा कपास है, ऊन है, रेशम है। ये सारे के सारे प्राकृतिक बहुलकों के उदाहरण हैं। और वैसे जो पॉलीमर होते हैं उसमें जो ग्रीक भाषा का शब्द है पॉली और मर, ये इससे मिलकर बना होता है। यदि आपको पूछे तो ये भी आप बता सकते हो। अगला प्रश्न हमारा है, जागरूक नागरिक होने के नाते आप अपने वाहनों का जो ईंधन है उसको बचाने के लिए क्या क्या सुझाव देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रश्न है वो बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसके आप 5 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जहाँ तक हो सके, क्योंकि आप जानते हैं पेट्रोल का जो भाव है वो दिन ब दिन
बढ़ता जा रहा है, और या फिर ऐसे माने कि कोई भी जो फ्यूल है वो अनावश्यक हम क्यों जलाएं। तो उसके लिए जहाँ पर आवश्यकता हो सबसे पहले वहीं काम में लेनी चाहिए, चाहे वो एलपीजी हो, पेट्रोल हो, लाइट हो। तो ये सारे के सारे ईंधन हैं। दूसरी बात, जैसे ही हम जो लाइट आए, क्रॉसिंग आए, वहाँ पर गाड़ी को बंद कर दे, उसके बाद में चालू करें। तीसरी बात, आवश्यकता हो तभी गाड़ी ले जाएं, अदरवाइज गाड़ी नहीं लेके जाएं, पैदल यात्रा करें, क्योंकि वो उससे आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दुपहिया वाहन जैसे साइकिल है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लाइट की बात करें तो यदि हम कमरे में नहीं बैठे हों तो हम लाइट का जो पंखा है, कूलर है या फिर बल्ब है वो बंद कर दें। ये सारे के सारे उपाय हैं जो आप बता सकते हो, जिससे हम जो ईंधन है उसको बचा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है, परंतु सूखी पत्तियों के ढेर में आग है वो आसानी से लग जाती है। तो देखो, इसमें कॉमन सेंस की बात है। यहाँ हरी पत्तियों का जो ढेर होता है, गीली पत्तियाँ होती है, एक के ऊपर एक पड़ी रहती है। हम जानते हैं जो दहन होता है, दहन के लिए हमको सबसे पहला तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ जो पत्तियाँ हैं वो नहीं जल पाती है। दूसरी बात, जो सूखी पत्तियाँ होती है उनमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है, वो ऊपर उठी हुई होती है, तो थोड़ी सी रगड़ होते ही वो तुरंत चिंगारी पकड़ लेती है और उसमें आग लग जाती है। बड़ी बड़ी जो दावानल है वो सारी की सारी इसी कारण से होती है। अगला प्रश्न है यहाँ, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति से क्या आशय है। तो देखो, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति का एक ही मतलब है, विशेष क्षेत्र में जो प्रजाति पाई जाएगी उसको विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हम कहेंगे। जैसे हमारा गोडावण है, ये मरुस्थलीय एरिया में पाया जाता है, इसलिए हम इसको विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कह देंगे। ये भी एक प्रकार का अनुकूलन है जिसके कारण जो विविधता है वो बनी रहती है। अगला प्रश्न देखिए, यदि मादा के शरीर में से अंडवाहिनियां हटा दी जाए तो इसके जनन पर क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ये आप देख पा रहे हैं कि नर जननांग और मादा जननांग मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं। तो मादा जननांगों में मुख्य रूप से अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, अंडाशय है। ये गर्भाशय वाला ये वाला भाग है, ये अंडवाहिनी है। अंडाशय से ओवम निकलता है, वो गति करता हुआ यहाँ तक आता है। जब मेल अपना इजाकुलेशन करता है तो वो जो शुक्राणु है वो चलते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक क्रिया होगी जिसका नाम हम देंगे निषेचन की क्रिया। कौन सा क्रिया होगी? निषेचन की क्रिया। जो अंडाणु शुक्राणु से मिलेगा वो क्रिया कहलाएगी निषेचन की क्रिया। यहाँ पर परिभाषा देखिए, जनन प्रक्रम का वह पहला चरण है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो शुक्राणु अंडाणु के साथ संलित हो जाता है और शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, और इससे युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन कई प्रकार के होते हैं, आंतरिक भी होता है, बाहर भी निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मनुष्य, गाय और कुत्ते में पाया जाता है, और जो बाहरी निषेचन है वो पाया जाता है मेनली मेंढक, मछली वगैरह में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यदि हम अंडवाहिनी हटा देंगे, ये वाला जो भाग हटा देंगे, तो पहली बात तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी, और निषेचन नहीं हो पाएगा तो आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न यहाँ है, ध्वनि की प्रबलता क्या है। तो प्रबलता की हम परिभाषा यहाँ बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो सीधी सीधी जो कंपन का आयाम है उसके ऊपर निर्भर करती है। जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है।
तो यहाँ जैसे जैसे आयाम बढ़ेगा प्रबलता बढ़ेगी। जैसे ये दोलक आप देख रहे हैं, यदि इसको यहाँ से लाके छोड़ा जाएगा तो ये ज़्यादा टन की आवाज़ करेगा। उसका उल्टा है, जो तारत्व है वो उसका उल्टा है। यहाँ आपको प्रबलता के बारे में पूछा है तो ये आप प्रबलता बता सकते हैं। प्रबलता को डेसिबल में नापते हैं और डेसिबल जो है प्रबलता का मात्रक हो जाएगा। सामान्य श्वास हो जाएगा वो 10 डेसिबल का, मंद फुसफुसाहट हो जाएगी वो 30 डेसिबल की, सामान्य जो बातचीत है वो 60 डेसिबल की यहाँ हो जाएगी, बिजी ट्रैफिक हो जाएगा 70 का हो जाएगा, और फैक्ट्री की आवाज़ है वो 80 डेसिबल की हो जाएगी। तो 80 डेसिबल से जो ज़्यादा शोर है वो हमको कष्ट देने लगता है, इच्छा नहीं होती उसको सुनने की। तो ये चीज़ आप लिख पाओगे। अगला प्रश्न यहाँ है, आप आलू की चालकता का परीक्षण कैसे करेंगे, आरेख बनाकर समझाइए। तो यहाँ आलू की चालकता का जो परीक्षण होगा उसको हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम इस प्रकार से एक सेल की व्यवस्था करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये आलू है। आलू में जो धन और ऋण इलेक्ट्रोड है वो हम दोनों जोड़ देते हैं और बैटरी से इसको जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ने के बाद में जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, संयोजित जो तार होता है उसके चारों ओर जो नीला हरा धब्बा है वो बन जाता है। तो ये धब्बा क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ जो विद्युत का चालन है वो शुरू हो गया। दूसरी बात, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसके फलस्वरूप गैस के बुलबुले बन सकते हैं, इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप हो सकता है, विलयन का रंग बदल सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर आया है ये सॉल्यूशन का रंग बदल गया है और ये रासायनिक अभिक्रिया जो इलेक्ट्रोड है उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये देखिए यहाँ इसलिए बन गया क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ चालू हो गई और केमिकल रिएक्शन चालू होने से ये सिद्ध हो गया कि आलू है वो सुचालक होता है, चालकता प्रदर्शित करता है। अगला हमारा प्रश्न है 25 का, ग्रह और उल्का पिंडों के बीच में दो अंतर हमको बताने हैं। तो देखिए ग्रह और उल्का पिंडों के बीच में अंतर कैसे होगा। देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उल्का और उल्का पिंड की। तो रात्रि के समय जब हम आकाश है वो साफ रहता है तब हम देखते हैं कि हमको टूटा हुआ तारा या फिर शूटिंग स्टार कुछ दिखाई देता है, यह उल्का होती है। तो उल्का कभी कभी क्या है कि पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है और इसका वेग अधिक होने के कारण, वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये जल उठते हैं और शीघ्रता से वाष्पित हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ उल्काएं पृथ्वी के ऊपर भी आके गिर जाती है। तो ये जो चमकीली धारी है ये दृष्टिगोचर होती है। कुछ उल्का जो बड़ी होती है वो पूर्णतः वाष्पित नहीं हो पाती और उससे पहले ही पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिसे हम उल्का पिंड का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों की। तो देखो ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रहों में मुख्य रूप से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ये सारे के सारे हैं। और यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह और ये जो बृहस्पति है और अपना जो यूरेनस और नेपच्यून है ये कहलाते हैं बाहरी ग्रह, क्योंकि ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टिका है ये इससे बाहर की तरफ स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टिका में अनेक पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। इनमें से ही कभी कभार कोई पिंड अपनी दिशा भटक जाता है तो वो उल्का के रूप में आ जाता है। तो ये है हमारे ग्रह।
सबसे लास्ट का जो प्रश्न है, सौर परिवार का आरेख बनाइए। तो अभी हमने सौर परिवार देखा था, उसको आरेख के रूप में हमको बनाना है। ये देखिए, ये आप सौर परिवार को देख सकते हो। यहाँ पर सूर्य बना देंगे, फिर बुध बना देंगे, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और फिर क्षुद्र ग्रह पट्टिका बना देंगे, और लास्ट में बृहस्पति। और उसके लास्ट में यदि आप बनाना चाहो तो नेपच्यून और यूरेनस बना सकते हो। जो प्रथम 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सूर्य से निकट है, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह के चंद्रमा बहुत कम होते हैं। चंद्रमा का मतलब इनके जो उपग्रह है वो बहुत ही कम होते हैं। और वे ग्रह जो पृथ्वी, ये जो बाहर है क्षुद्र ग्रह पट्टिका से, इनको हम बाहरी ग्रह बोलेंगे, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आदि है। तो इस प्रकार से हम सौर परिवार के सदस्य, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं, इनको भी आप बता सकते हो। तो छात्रों, ये हमारा जो कंप्लीट हो गया पेपर। अगर आप साइंस के सातों पेपर देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि सारे की सारी जो प्लेलिस्ट है विज्ञान कक्षा 8 वो उसमें हमने डाल रखे हैं सारे पेपर, वहाँ से आप देखें। विश्वास करें कि अगर 5 या 6 या 7 पेपर आपने सही ढंग से पढ़ लिए तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें से ये यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।